नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूं। आज के अपराध की घटना भी हालिया है, हाल फिलहाल की है, ताजी है। आज का प्रदेश छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर। हुआ कुछ यूं कि 10 जून 2024 को रायपुर के थाना पुरानी बस्ती पर एक फ़ोन आया, कंट्रोल रूम के माध्यम से आया कि भाठा गांव के केसरी बगीचा में जो तालाब है उस पर एक व्यक्ति की लाश उतरा रही है। पुलिस फौरन मौके पर पहुंची और उसने देखा कि हाँ, ये किसी व्यक्ति की लाश है जो औंधे मुंह पड़ी हुई है। पहचान के लिए उसे बाहर निकाला गया। बाहर निकालने के बाद आसपास के तमाम लोगों से पहचान कराने की कोशिश की गई, लेकिन उसकी पहचान नहीं हुई। जो फौरी तरीका इस समय है पुलिस के पास कि वो फोटोग्राफ तुरंत व्हाट्सएप ग्रुप्स, जितने उस ज़िले के पुलिस स्टेशंस, पुलिस अधिकारियों, आसपास के ज़िलों के, उनको भेज दिया जाता है इस नोटिस के साथ कि ये व्यक्ति फलां जगह इस अवस्था में इसका शव मिला है। अगर कोई पहचान रहा हो तो इसके संबंध में थाना फलां पर फलां से संपर्क करें, जिसका मोबाइल नंबर निम्न है। खैर, 2 दिन बाद ही मीना यादव नाम की एक महिला अपने परिवार वालों के साथ थाना पुरानी बस्ती पर उपस्थित हुई और उसने कहा कि मैंने व्हाट्सएप पर ये फ़ोटो देखी है और ये फ़ोटो मेरे पति विधाता यादव से मिलती जुलती है। हमें इसकी लाश दिखा दी जाए ताकि हम इसे पहचान सकें। पोस्टमार्टम बॉडी का हो चुका था और 72 घंटे के इंतज़ार में मॉर्चरी में यानी चीर फाड़ गृह में वो बॉडी रखी हुई थी। मीना यादव गई वहाँ पर अपने परिजनों के साथ और ये बताया कि ये उनके पति की ही लाश है। 2 दिन से उनको ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन उनका पता नहीं चल रहा था। पुलिस ने ये पूछा कि आपने इस बारे में कहीं पर इत्तला क्यों नहीं की, जबकि वो 2 दिन से नहीं आ रहे हैं। मीना यादव ने बताया कि कभी कभी वो बहुत गुस्से में नाराज होकर चले जाते थे। एक आध दिन रिश्तेदारों के यहाँ बिताने के बाद वापस चले आते थे। मैंने रिश्तेदारों के यहाँ जहाँ जहाँ वो जाया करते थे वहाँ पर फ़ोन करके इनके बारे में जानकारी करने की कोशिश की थी, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिली। बहरहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर लिया, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसके सिर पर किसी हार्ड एंड ब्लंट ऑब्जेक्ट से गहरे चोट के निशान थे और कॉज ऑफ डेथ ड्यू टू एंटीमॉर्टम इंजरीज दिया हुआ था। तो स्पष्ट था कि इस व्यक्ति की हत्या हुई है। उस समय जब शव मिला था उस समय ये हत्या अज्ञात में लिखी गई थी, लेकिन जब अज्ञात में मतलब अज्ञात हमलावरों द्वारा और अज्ञात व्यक्ति की हत्या का मामला, लेकिन पत्नी के पहचाने जाने के बाद उसका नाम भी पता लगा और पुलिस अब हत्या करने वालों की तलाश में लग गई। सबसे पहले मृतक विधाता यादव के मोबाइल का कॉल डिटेल और उसकी पत्नी मीना यादव के कॉल डिटेल को पुलिस ने खंगालना शुरू किया। तो ये पता लगा कि मीना यादव के मोबाइल फ़ोन पर एक तीसरा मोबाइल नंबर जो उसके पति के मोबाइल फ़ोन पर नहीं था, वो बार बार रिफ्लेक्ट हो रहा था। बहुत छोटी उसकी बात हुआ करती थी, 20 सेकंड 25 सेकंड, लेकिन दिन में कई बार और रात में भी कई बार ये कॉल हुआ करती थी। पुलिस ने मीना यादव को बुलाया। उसने कहा ये नंबर किसका है? मीना यादव ने देखा। उसने कहा कि साहब, जो ये टेम्पो किराए पर देते हैं या बैटरी रिक्शा जो किराए पर देते हैं, ये उनके मालिक अहमद खान का, अमजद खान का नंबर है। पुलिस ने पूछा इनसे इतनी लंबी, इससे दिन में कई बार और बहुत छोटी छोटी 10 मिनट 10 सेकंड 15 सेकंड 1 मिनट की बात होती है, ये कौन सी बात होती है? बड़ी सफाई से मीना यादव ने कहा कि वो ये पूछते थे कि क्या हुआ, लौटा कि नहीं लौटा विधाता के लिए,
क्योंकि उसका जो ऑटो रिक्शा था, बैटरी रिक्शा था, वो किराए पर लेकर चलवाया करता था। कई कई उनसे ले लिया करता था उनका मेंटेनेंस। और ये आजकल बड़ा प्रचलन में है, नया वाला जो ये रिक्शा आया है, बैटरी रिक्शा आया है, ये कुछ लोग जो बल्क में लेते हैं वो 10-10, 5-5 करके अलग अलग इलाकों में चलवाने के लिए अपने एक फ्रेंचाइजी को दे देते हैं। उनसे एक मुश्त एक रकम ले लेते हैं कि आप एक दिन में इतना पैसा इसके किराए के रूप में देंगे, बाकी मेंटेनेंस चलवाने का काम आपका है। ऐसा ही काम विधाता यादव अमजद खान के लिए किया करता था। तो पुलिस को मीना यादव ने बताया कि भाई वो 1-1 मिनट, 10-10 सेकेंड, 20-20 सेकेंड की जो बात होती थी, वो केवल इसलिए कि वो कब गए, आए कि नहीं आए, अभी तक उन्होंने जमा नहीं किया, इस तरह की बातें वो पूछा करते थे। वो कभी कभी कि आज 10 बज गए हैं और अभी तक उन्होंने पैसा आज का जमा नहीं किया है। पुलिस को इस बात को समझने में बहुत समय नहीं लगा कि हाँ, ये बात हो सकती है, ऐसा हो सकता है। लेकिन इसी बीच मीना यादव के नंबर पर एक दूसरा नंबर भी बहुत फ्रीक्वेंटली कॉल किया जाता था। जब अमजद खान के नंबर पर बहुत छोटी सी कॉल होती थी, उसके तुरंत बाद वो नंबर उस पर रिफ्लेक्ट करता था, जो एक तीसरा और नंबर था। पुलिस ने उसके बारे में मीना यादव से पूछना शुरू किया कि ये नंबर किसका है, और ये अमजद के नंबर पे कैसे, तुम्हारे पे अमजद का नंबर आता है और फिर तुम्हारे पे ही ये तीसरी कॉल आती है, और वो तब आती है जब ये तुम्हारी 10 सेकंड की कॉल आती थी, उसके तुरंत बाद ही वो नंबर आया करता था। मीना यादव सक पका गई। उसके चेहरे के भाव से ये लगने लगा कि वो कुछ छिपा रही है, लेकिन उसने बताया कुछ नहीं। पुलिस को थोड़ा आवाभगत करनी पड़ी, थोड़ी विशिष्ट श्रेणी वाली पूछताछ करनी लगी, और फिर सारी बातें क्लियर हो गई। क्लियर यूं हो गई कि मीना यादव के पास एक सिम और एक मोबाइल अमजद खान का दिया हुआ था, और इसी तरह अमजद खान ने अपने पास एक मोबाइल और एक सिम अलग से रखा था। फ़ोन करके जो वो छोटी बात 10 सेकंड 15 सेकंड की होती थी कि उस नंबर से कॉल करो या उस नंबर पर कॉल करो, दोनों ही इस तरह की छोटी छोटी बातें 10-10 सेकंड की करती थी, जिसका एक्सप्लेनेशन पुलिस नहीं समझ पा रही थी, और जिसको मीना यादव ने भी बड़ी सफाई से ये कह दिया कि साहब ये तो उसकी लोकेशन पूछा करते थे, पैसे के बारे में पूछा करते थे, इसलिए बहुत छोटी छोटी कॉल हुआ करती थी। लेकिन दोनों के अलग अलग नंबर पर जो एक दूसरे को नया सिम और मोबाइल दिए गए थे, उस पर बहुत लंबी लंबी देर रात की भी और दिन की भी कॉल पुलिस को मिल गई। पुलिस ने फिर अपना काम शुरू कर दिया। आप समझ ही गए होंगे पुलिस ने कैसे काम शुरू किया। फिर थोड़ी देर में अमजद भी वहाँ से पकड़ कर आ गए, अपने घर पे मिल गए थे। तो अमजद और मीना यादव दोनों से अलग अलग टीमों ने थाने की पूछताछ शुरू की। बहुत टाइम नहीं लगा, क्योंकि पुलिस के पास लोकेशन भी और सीसीटीवी फुटेज भी आ गई थी। सीडीआर से भी ये पता लग गया था कि बहुत लंबी लंबी बातें हुआ करती हैं। फिर ये बात क्लियर हुई कि जब इन लोगों में देर सवेर रात बिरात बहुत बात होने लगी, और अमजद का आना जाना भी, पहले तो तब वो आया करता था जब विधाता घर पे हुआ करता था, लेकिन बाद में उसे ये पता लगा कि उसकी गैर मौजूदगी में अमजद उसके घर में आने जाने लगा था। टोला पड़ोसी को ये सब बात बहुत ज़्यादा उनके दिमाग में बन जाती है। ये कौन आ रहा है, क्या आ रहा है, कब आया है, कब गया है, क्या कपड़ा पहने हुए है, जब बाहर निकला तो मुंह लटका के गया चोरी से, और जिसको किसी की निगाह न पड़े इस तरह गया, हमेशा रात के या धुंधलके में ही क्यों आता है, धुंधलके में ही क्यों जाता है। ये सारा विश्लेषण पुलिस को करने की ज़रूरत नहीं होती, अगल बगल वाले सब विश्लेषण कर लेते हैं। थोड़ी ही देर में ये पता लग गया कि इन दोनों में संबंध है। मीना ने इस बात को स्वीकार किया कि हम दोनों के संबंध हैं। कारण उसका यही है कि वो बड़ा जो ई रिक्शा का बड़ा भारी डीलर है,
और उसी से विधाता यादव ई रिक्शा लिया करते थे। उसका एक पर्टिकुलर खरीदा भी करते थे उससे, और छोटी छोटी रकम उसको दिया करते थे हर महीने में, और जल्दी ही उसका जो उधार लिया गया होता था वो पूरा हो जाता था। यानी वो वाहन स्वामी हो जाता था विधाता यादव। और उसके पास भी कई एक ई रिक्शा हो गए थे जिसे वो किराए पर चलवाया करता था। किसी समय विधाता यादव को रात में बातचीत करने में ये शक हुआ कि ये किसी और से बात कर रही है। पूछने पर बताया कि किससे बात कर रही हो रात में 1 बजे, तो कभी वो अपनी बहन के बारे में बता दिया करती थी, कभी अपने मौसी के बारे में बता दिया करती थी। एक दिन जब वो घर से बाहर था विधाता, तो उसने इसकी बहन और मौसी दोनों से फ़ोन से बात की कि कल रात में 1 बजे क्या बात हुई थी। वो कस्में खाने लगी कि मेरी कोई बात ही नहीं हुई, मेरी 3 दिन से बात नहीं हुई, कल रात की क्या बात है। विधाता ने आके मीना को ये बातें बताईं। मीना को जैसे काटो तो खून नहीं। फिर उसने कहलवाना या पूछना शुरू किया, और जो किंवदंतियाँ उसको मोहल्ले वालों ने बताई थी कि रात में 7 बजे आता है, 9 बजे निकलता है, 9:30 बजे निकलता है, हाथ में खाने का पैकेट लेकर आता है, इस तरह की बातें समझने वाले के लिए इतने इशारे बहुत हैं। विधाता भी समझ गया कि क्या चक्कर है, क्या मामला है। इस बात को लेके उसकी और पत्नी की अनबन शुरू हो गई। घर वालों से जब ये बातचीत हुई, दोनों ने अपने अपने परिवार को बताया कि ये जो है इस तरह से घर में रोज झगड़ा हो रहा है। ये बातें भी बताई गई कि एक अमजद जो इनका मालिक है उसको लेकर ये झगड़ा हो रहा है, लेकिन लोगों ने समझा पति पत्नी का आपसी झगड़ा है, इसमें पढ़ना ठीक नहीं है। सामान्य रूप से भी लोग नहीं पढ़ना चाहते हैं, लेकिन जब बार बार रिस्ट्रिक्शंस शुरू किए विधाता यादव ने अपनी पत्नी मीना यादव पर, तो उसने अमजद से कहा कि अब बहुत हो गया, और अगर अब तुम्हारा आना जाना बदस्तूर जारी रहे, इसके लिए तुम्हें इसे रास्ते से हटाना होगा और हर हाल में हटाना होगा। उसने कहा हम बिल्कुल हटा देंगे। तारीख वो पूछने लगी, अब बताओ कब तक हटा दोगे? आप ये जुनून समझ लें या बॉन्डिंग समझ लें या छल कपट समझ लें या जो भी समझ लें कि जल्दी इसको रास्ते से हटाओ। तारीख तय हुई। तारीख वही थी 9 जून 2024। इन लोगों ने, अमजद ने अपने साथ के लिए, या यूं कह लें कि अपने इस कार्य में सहयोग के लिए अन्नू प्रजापति नाम के एक लड़के को और साथ ले लिया। जिस तरह का फ्रेंचाइजी विधाता यादव था, उसी तरह का फ्रेंचाइजी अन्नू प्रजापति भी था, वो भी अमजद का। उसने बताया कि इस तरह से, और वो थोड़ा उसका बैकग्राउंड ठीक नहीं था, उत्तर प्रदेश का रहने वाला था, और उत्तर प्रदेश में उसके ऊपर हत्या के प्रयास और छेड़छाड़ के कई मुकदमे लिखे हुए थे। वहाँ से भाग के ये यहाँ छत्तीसगढ़ आया था, और यहाँ पर फिर धीरे धीरे अपने आप को इस्टेब्लिश किया। उसने ई रिक्शा खरीद कर या लेकर किराए पर, बड़ी संख्या में ई रिक्शा खरीद कर और किराए पर चलाने का काम उसने शुरू किया। ठीक वैसा ही काम जैसा विधाता यादव करता था। अमजद ने कहा कि अगर मैं शराब पार्टी में उसको बुलाऊंगा तो मेरे बुलाने पर नहीं आएगा, तुम इसको एक शराब पार्टी में बुलवाओ, शाम को कहीं पर बैठ के हम लोग खाने पीने का प्रोग्राम बनाते हैं। ऐसा ही अन्नू प्रजापति ने किया। 9 तारीख को एक पार्टी रखी। पार्टी में उसने विधाता यादव को इनवाइट किया। विधाता ने पूछा कौन कौन रहेंगे, तो उसने भी कह दिया कि हम आप रहेंगे और अमजद को भी बुला लेंगे, क्योंकि हम दोनों का वही बॉस है, मालिक है। पहले तो विधाता यादव ने कहा कि नहीं, अमजद रहेगा तो मैं नहीं आऊँगा, लेकिन फिर भी अन्नू प्रजापति ने किसी तरह से उसको मना लिया, और तीनों एक साथ एक जगह पार्टी में बैठे। खूब छक के शराब पी गई। अन्नू प्रजापति और अमजद खान दोनों सतर्क थे कि हमें खुद कम पीनी है और इसे ज़्यादा पिलानी है। हुआ भी वही, उसे खूब शराब पिलाई गई। जब वो शराब के नशे में चूर हो गया, उसके बाद उसे लोहे के रॉड से सिर पर कई बार वार करके उसकी हत्या कर दी। दोनों ने ही मारा, अन्नू ने भी और अमजद ने भी। काफ़ी देर तक वहाँ इंतज़ार किया। जब वो लोग
उनको विश्वास हो गया कि मर गया, अब ये जिंदा नहीं है, तो उसे तालाब में फेंक कर और वहाँ से अपने अपने घर चले गए। फ़ोन पर जब ये कॉल डिटेल निकाली जा रही थी तो घटना का जो समय बताया अमजद, अन्नू और मीना देवी ने, उस समय में मीना देवी के हर 2-2, 3-3 मिनट पर कॉल अपने पति विधाता यादव पर भी और अमजद खान पर भी हर 2-2 मिनट पे फ़ोन जाते थे। पुलिस ने पूछा कि इस समय जो टाइम बताया गया है और जैसा इन लोगों के कन्फेशन में आया है कि उस समय ये लोग शराब पी रहे थे और हत्या कर रहे थे, हत्या करने का प्लान कर रहे थे। उसने कहा, मैं ये श्योर होना चाहती थी, अगर फ़ोन हमारे पति का नहीं उठता तो मैं ये समझ जाती कि अब उसकी हत्या हो गई है। और अमजद से मैं यही पूछती रही कितना टाइम रह गया, कितनी पी उसने, अभी बेहोश हुआ कि नहीं हुआ। इस तरह की बातें वो अमजद से करती रही। जब ऐसा काम करके वो घर लौट के आए तो फौरन मीना देवी उसके यहाँ पहुंच गई और उससे कहा, घर पे चलो, तुमसे बात करनी है। उसे अपने घर पर ले आई और पूछा कि तुम सही सही बताओ, काम हुआ कि नहीं हुआ। उसने कहा, बिल्कुल काम हो गया, हम लोगों ने उसे फेंक दिया और वो तालाब में पानी में है। उसने कहा, तुम झूठ बोलते हो, तुम्हारी हिम्मत नहीं है इतनी जल्दी उसकी हत्या करने की। उसने कहा, नहीं, बिल्कुल कर दी है, लेकिन अब तालाब के पानी में कूदने की इस समय रात में मेरी हिम्मत नहीं है। कल दोपहर बाद तक मैं वहाँ चक्कर लगा के देखूंगा, जब ये बॉडी ऊपर आएगी तो मैं तुम्हें दिखा भी दूंगा। मीना यादव ने कहा, बिना देखे हम तुम पर यकीन नहीं करें, तुम अपने घर जा सकते हो। अगले दिन दोपहर अपनी गाड़ी से कई बार उस तालाब के चक्कर काटने के बाद अमजद को जब वो बॉडी ऊपर दिखाई पड़ गई, वो फौरन भाग के मीना के पास गया, स्कूटी पर बिठाया और कहा, चलो देख लो, मैंने तुम्हारा काम कर दिया है। दोनों तालाब के किनारे पहुंचे। उस सिरे पर जहां पर वो बॉडी ऊपर आके किनारे लगी थी, वहां पर ले जाकर मीना यादव को दिखाया। मीना ने कपड़ों से पहचान कर ली कि हाँ, अब मैं मान गई कि तुमने हमारा काम कर दिया है। फिर दोनों एक साथ मीना अपने घर पर उसे ले गई और रात भर वो उसी घर में उसी के साथ रहा। अगले दिन शाम तक पुलिस ने सब वर्कआउट कर लिया था और उसके बाद तालाब क्या, वो खारून नदी है, खारून नदी का पानी बहुत स्टेगनेंट वाटर है, बहुत तेज़ बहाव वाला पानी नहीं था। तो उसी खारून नदी में ये लाश इसकी उतराई हुई मिली थी और उसी खारून नदी में पत्नी के कहने पर अमजद और अन्नू प्रजापति ने उसको मार के फेंका था। पुलिस के पास सारे एविडेंस मिल गए थे। इसमें कॉल डिटेल, लोकेशन और सीसीटीवी की फुटेज भी शामिल थी। पुरानी बस्ती के एसीपी राजेश देवांगन ने तीनों की गिरफ्तारी के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, जिसमें तीनों को प्रेस वालों के सामने उपस्थित कराया गया और सभी ने हर तरह के सवाल जो उनसे पूछे जा सकते थे वो पूछे और फिर इस तरह से इसका पर्दाफाश हुआ और ये तीनों ही जेल भेज दिए गए। आज की घटना देखिए, घर में ही अगर दुश्मन बैठा हुआ है, आपके कमरे में ही दुश्मन है, अगर रहता है, बैठा हुआ है, सालों साल से रह रहा है, तो फिर हत्या जैसे अपराध को रोक पाना बहुत मुश्किल काम है। बहुत चैतन्य अवस्था में आप हो जाएं तभी हो सकता है, वरना घर में जिससे रोज आप बातचीत कर रहे हैं, बैठ रहे हैं, आप ही के रूम में रह रहा है, वो अगर आपसे दुश्मनी रखने लगे तो हत्या जैसा अपराध रोक पाना बहुत मुश्किल है। देखिए, पति पत्नी के झगड़े को, पति पत्नी के जो सामान्य झगड़े हैं, घर घर के झगड़े हैं, उसको सामान्य बात मानी जाती है सोसाइटी में। झगड़ा है, अरे भाई पति पत्नी है, झगड़ रहे होंगे, कोई बात नहीं। हल्ला गुल्ला आपने बगल में सुना, तुरंत घर वाले बताते हैं ये कहाँ चक्कर में पड़े हैं, ये मियाँ बीवी हैं, रोज ही लड़ते हैं। तो ऐसा सामान्य झगड़ा मानकर परिवार, टोला पड़ोसी और समाज सामान्य रूप से इसमें हस्तक्षेप करने में कोताही करता है कि कौन फटे में टांग अड़ाएगा, इनका आपस का मामला है, हम जाएंगे, बीच बचाव करेंगे,
कल को फिर ये दोनों एक हो जाएंगे और एक होने के बाद फिर हमको जिम्मेदार मानना शुरू कर देंगे। तो इसलिए बहुत ज़्यादा से ज़्यादा तो महिला और पुरुष के घर वाले बैठ लेते हैं, समस्या का समाधान बातचीत करके करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बाकी लोग इसमें हाथ नहीं लगाते हैं कि भाई पति पत्नी का मामला है, इसमें हमसे क्या मतलब है। और ऐसे आपसी मनमुटाव जब पति पत्नी के हैं तो वो घरेलू समस्याओं को, दो तरह के होते हैं। एक तो घरेलू समस्याओं को लेकर, खाना आज ठीक नहीं बना, आज टाइम पर खाना नहीं दिया, सब्जी खराब बन गई, दाल में नमक कम है, मैंने तो ये सब्जी बनाने को कही थी, इस पर जो झगड़े होते हैं। और दूसरा है कि शराब पी के तुम रोज आते हो, आज खाना नहीं दूंगी। ठीक है, ये करेक्शनल मेजर्स हैं पत्नी की तरफ से किए जाते हैं, लेकिन इरिटेटिंग होते हैं पति के लिए और झगड़े का कारण होते हैं। झगड़ा होता है, हल्ला गुल्ला होता है, सब टोला पड़ोसी मोहल्ला सब जानता है कि झगड़ा कर रहे हैं, शराब पी के आया होगा, झगड़ा कर रहा है। तीसरा ये है कि इज्जत बेइज्जती वाली बात, तुमने मायके वालों की बेइज्जती की, तुमने ससुराल वालों की बेइज्जती की, तुमने हमारे भाई के साथ अच्छा सलूक नहीं किया, इस तरह के जो, लेकिन ये होते आपसी हैं। पति पत्नी रोज झोंटा पीटी भी कर लेते हैं, लेकिन ये मामले घरेलू होते हैं। और ऐसे घरेलू मामलों में जब पति पत्नी के बीच झगड़े होते हैं, मनमुटाव होता है, चिल्लुपों होती है, ऐसे में बहुत रेयर होता है कि किसी की हत्या हो जाए। बहुत रेयर है ये कि अधिक से अधिक मामला पहुंचेगा तलाक तक पहुंचेगा, परिवार बैठ जाएंगे, बोले भाई बहुत हो गया, अब दोनों लोग तलाक ले लीजिए, खत्म करिए इस मामले को। लेकिन हत्या जैसा अपराध इस तरह के घरेलू प्रकरण में होने वाले मनमुटाव में नहीं होते हैं। लेकिन अगर पति पत्नी का झगड़ा किसी तीसरे की एंट्री की वजह से हो, जैसे पति की महिला मित्र आ जाए तीसरी होके, या पत्नी का प्रेमी आ जाए, उसको लेके जो झगड़े होंगे वो सामान्य झगड़े की श्रेणी में नहीं आते। जब भी तीसरे की एंट्री की वजह से पति पत्नी में झगड़ा हुआ है, 75% केसेस में हत्या हुई है, पति की हुई हो या पत्नी की हुई हो। जब भी तीसरे का इंटरफेरेंस होगा, जब भी तीसरे की एंट्री होगी सीन में, जैसे पति पत्नी और वो कहा जाता है, वो इनका हो चाहे वो उनका हो, लेकिन अगर बीच में है तो हत्या 75% केसेस में होती है। और जब भी तीसरे के प्रवेश के कारण पति पत्नी में मनमुटाव, लड़ाई झगड़ा ये सब शुरू हो, तो घर परिवार को, समाज को और रिश्तेदारों को सावधान हो जाना चाहिए। न तो पति को इसे हल्के में लेना चाहिए, तीसरे की एंट्री की वजह से होने वाले झगड़े और मनमुटाव को, न पत्नी को इसे हल्के में लेना चाहिए, वरना इसकी परिणति हमेशा हत्या के रूप में हुई है। इसलिए इसको बहुत ही सीरियसली लेना चाहिए, क्योंकि अगर पति की महिला मित्र होगी उसका वेस्टेड इंटरेस्ट होगा, अगर पत्नी का प्रेमी होगा तो उसका वेस्टेड इंटरेस्ट होगा। वो एक अपने अपने को जहाँ वेस्टेड इंटरेस्ट है उकसाएंगे और उसका अंत सिर्फ और सिर्फ हत्या ही होगा, क्योंकि वेस्टेड इंटरेस्ट इन्वॉल्व रहेगा। इसलिए अगर पति पत्नी का विवाद किसी तीसरे की वजह से है, तीसरे मैंने आपको बता दिया, अगर पति पत्नी का विवाद किसी तीसरे के कारण से हो रहा है तो इसे पति पत्नी का आपसी झगड़ा कभी मत समझिए। हस्तक्षेप करना चाहिए। सभी जो भी कंसर्न लोग हैं या जो अफेक्टेड लोग हैं या जो सामान्य रूप से समाज के जिम्मेदार लोग हैं, उन्हें हस्तक्षेप करना चाहिए। और बात अगर नहीं बनती है तो अलग हो जाना चाहिए, अलग करा देना चाहिए, वरना हत्या जैसा गंभीर अपराध होगा और कोई इसे रोक भी नहीं पाएगा। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।